अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं PSL 6 स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जो कि आज तक के लिए जारी था। बड़ा मार्का फाइनल, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराई और मुल्तान सुल्तान ने साबित किया कि फाइनल में आना वो एक राइट चॉइस थी। लोगों के लिए देखने में मज़ा आएगा। PSL का अब तक का सबसे बड़ा फाइनल का स्कोर जड़ दिया है मुल्तान सुल्तान ने। अब तक 200 रन फाइनल में तो नहीं हुए, PSL के 206 रन किए हैं मुल्तान सुल्तान ने और सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए जो कि पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे। रोसो वो भी आज फॉर्म में आ गए और रोसो के साथ सोहेब मकसूद जो इनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है 24 घंटे पहले इंग्लैंड टूर से, और उसकी वजह भी आज बताएंगे कि कैसे उनका सिलेक्शन हो गया 24 घंटे पहले, किसने प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की जिसकी वजह से जगह बन गई सोहेब मकसूद की। और उसके साथ साथ आज के PSL की रानाइयाँ और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड को जीतने पे मुबारकबाद देते हैं। और मैं तो इसलिए भी देता हूं क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी इंडिया हार जाए। और इंडिया के जितना एग्रेशन और ICC ने जितने इंडिया के साथ कर रखा था अपने सोशल मीडिया पे, ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया ही जीतने जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त हुआ। और इंडिया नहीं जीता वो मैच, कमाल कमबैक किया न्यूजीलैंड की टीम ने उस 6 रोज़ा मैच में, क्योंकि छठे दिन तक गया मैच बारिश की वजह से। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में अरसलान शिराजी और सैरिश जमील ने स्पेशली आज ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और आप सब लोग उनका नाम जानते हैं, ओपनिंग बैट्समैन थे और ऐसे ओपनिंग बैट्समैन थे कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती थी और बड़े शानदार और रिफाइंड क्रिकेटर यासिर हमीद ने हमें स्पेशली ज्वाइन किया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, आपसे ही शुरू कर लेता हूँ। सर, फाइनल बड़ा ज़बरदस्त और मेरा ख्याल है PSL का फाइनल अब यादगार रहेगा। पेशावर ज़ल्मी जो कि चेस करने की माहिर है, टफ टाइम दे दिया है मुल्तान ने उसको। जी बिल्कुल। देखिए, दोनों टीमों ने ना बड़े ज़बरदस्त टाइम पे जो है ना टेक ऑफ किया इस टूर्नामेंट में। और जिस तरह हमें पता है कि मुल्तान सुल्तान ने जो मोमेंटम पकड़ा इस टूर्नामेंट में, तो बड़े राइट टाइम पे उन्होंने बड़ा ग्रेजुअली उनकी टीम परफॉर्म करने लगी। और जो जिस प्लेयर को वो इंक्लूड कर रहे थे, जैसे शान मसूद को उन्होंने इंक्लूड किया, बड़े राइट टाइम पे उसकी फॉर्म आई, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको बहुत ज़बरदस्त कुशन मिला। फिर साथ ही साथ शोएब मकसूद ने अपना पॉइंट प्रूव किया कि यार ही गॉट सम क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। और फॉर्चुनेटली उनका नाम भी आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। फिर आज देखिए आप, रेले रोजो जो है उन्होंने फॉर्म पकड़ी है और वो बड़े इंपॉर्टेंट मैच में फॉर्म में आए हैं मुल्तान सुल्तान की। तो मुल्तान सुल्तान की सारी चीज़ें बिल्कुल चैंपियंस वाली हो रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पिशावर ज़ल्मी ने भी, जो जज़ई ने जो कुशन दिया ऊपर से, और जो उन्होंने उन्होंने जो लग्जरी दी है पिशावर ज़ल्मी को, तो पिशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी बहुत डीप है। अगर आप देखें तो शुएब मलिक तक उनकी बैटिंग है। और सॉरी, शुएब मलिक नहीं, बल्कि बल्कि रदरफोर्ड और पॉवेल और ये सारे प्लेयर्स बड़े टॉप के प्लेयर हैं। तो मैच बड़ा अच्छा होना है और मैं समझता हूँ कि दोनों जो डिजर्विंग टीम्स हैं वो आई हैं फाइनल में और मज़ा आ रहा है। सैरिश, सुना आपने यासिर हमीद, जाहिर है कि क्रिकेट उनसे बेहतर हम तो नहीं जानते, उन्हें भी मज़ा आ रहा है, हमें भी आ रहा है, देखने वालों को भी आ रहा है। मुझे ये बताएं, मुल्तान सुल्तान की मेहनत रंग लाई है, अच्छा लग रहा है, 206 रन कर दिए हैं। मेरा ख्याल है बड़ा टफ टारगेट नहीं होगा ये पेशावर के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप ये नोट करें कि मुल्तान सुल्तान ने कैसे, मतलब पहले उनका मिडिल ऑर्डर मिसिंग था, जो रोसो आउट ऑफ फॉर्म थे, ठीक है, टॉप ऑर्डर खेल जाता था, मिडिल मिसिंग था, फिर एंड पे कोई आके कोई ना कोई खुश दिल वगैरह कोई हिट्स वगैरह मार लेता था। लेकिन आज उनकी स्ट्रेंथ ये है कि टॉप ऑर्डर तो खेला ही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफ़ी उन्हें स्ट्रेंथ मिली है, जिसकी वजह से ये टारगेट उन्होंने दिया है। दिस इज़ रियली रियली ग्रेट फॉर रिजवान एंड मुल्तान सुल्तान। आसान सिराज साहब, यही बात मिडिल ऑर्डर चल जाए तो हम तो पाकिस्तानी टीम के लिए भी यही कहते हैं। मैं ज़रा आज यासिर भाई से भी ये पूछूंगा, पहले आप बताएं मिडिल ऑर्डर का चलना कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ और कहाँ नुकसान हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिडिल ऑर्डर के कोलैप्स होने का? देखिए, अगर मैं बात करूं कि रोसो बड़े मैच का प्लेयर था और मुल्तान ने मेरे ख्याल में इसीलिए लेके चल रहे थे कि उन्हें पता था कि जिस दिन ये चलेगा उस दिन यानी और कोई भी ना चला, ये चल गया तो मैच हो जाएगा। लेकिन मैं फिर क्रेडिट दूंगा शोएब मकसूद को, कंटिन्यूसली ये चीज़ पाकिस्तान मिस कर रहा था, जिसकी वजह से हम आज़म खान को भी ले रहे थे। अब मज़े की बात यह है कि ये 3rd हाईएस्ट स्कोरर है PSL 6 का। और उसके साथ आप ये देखें कि जो टॉप हमारे 2 रन स्कोरर हैं, उनके जो छक्कों की तादाद है वो बिल्कुल अंडर 10 है, लेकिन ये टॉप 6 वालों में, टॉप 3 जो 6 वाले हैं उनमें आता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान मिस कर रहा था,
जो पाकिस्तान को मिल गई है। दूसरी बात जो उन दोनों ने किया, उमैद आसिफ और हैदर अली ने, वो मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। अगर वो ना होता तो शोएब मकसूद को बड़ा मुश्किल हो जाना था हमें इंक्लूड करना। पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है कि हैदर अली बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे और उनकी जगह अब शोएब ये मकसूद वैसे होंगे अच्छा पॉइंट तो बड़ा अच्छा, अच्छा मैं चाह होगा। रहा हूँ इस पे और भी बात करें। यासिर भाई समझ रहे हैं बेहतर हुआ है शोएब मकसूद को अल्लाह ताला की तरफ से चांस मिले, लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, बहुत फॉर्म में है, T20 स्पेशलिस्ट है। जी बिल्कुल, अरसलान शिराजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो इन पे बहुत हैवी फाइन है, अगर इनको पता हो, याद हो तो अरसलान शिराजी साहब, खैर यासिर भाई वो फाइन नहीं है, वो काम हो चुका है। मैं आपको रात को ही चलो, कॉल करने यही वाला तय था, हो गई, ये बात जल्दी कर यही तय हो लेंगे, गई। वो हो चुका है, वरना मैं फाइन के लिए रेडी हूँ। चले सर। नहीं, बहुत बड़ा बड़ा हैवी जुर्माना है भाई, वो काम हो भी गया फिर भी बड़ा हैवी जुर्माना है। भाई आप डर मेरे हो लिए गया, हाजिर है, सर। 24 घंटे हाजिर है। सर ये बताएं, हैदर अली का बाहर होना और शोएब मकसूद का इन होना बेहतर है? देखिए बिल्कुल बज़ाहिर तो बेहतर है, बट मैं थोड़ा सा, मुझे अफसोस हो रहा है हैदर अली पे। हैदर अली एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन जिस तरह प्रोटोकॉल को उसने ब्रेक किया, मतलब वो किस्मत की बात होती है ना। वो बात है कि यार पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फर्स्ट। पाकिस्तान जो है हमारा, वी आर ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, और अल्लाह का शुक्र है कि बस लोगों की दुआओं से चल रहा है हमारा मुल्क, और दुआएं भी बड़ी तगड़ी हैं इसलिए बड़ा अच्छा जा रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शोएब मकसूद इस वक्त मेरे ख्याल से, मेरी आज भी उससे बात हो रही थी, तो ही इज़ इन प्राइम फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और इस टाइम पे इसको मौका मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, जिसको मुझे आई एम श्योर कि ये इसको अवेल करेगा। और यहाँ से मिडिल ऑर्डर में स्पेशली, जो कि हम कह भी रहे थे कि यार शोएब मलिक की बहुत बड़ी ज़रूरत, शोएब मलिक जो है सीनियर प्लेयर होना चाहिए, तो नाउ शोएब मकसूद इज़ अ सीनियर प्लेयर। शोएब मकसूद को हम कह सकते हैं कि ये सीनियर क्रिकेटर है, और ये इस वक्त इसको चांस मिला है, तो आई होप एंड आई विश कि ये यहाँ से परफॉर्म करें, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है। इज़ ए टैलेंटेड क्रिकेटर। आज भी उसकी आपने बैटिंग देखी है, 60-70 की है, तो मेरे ख्याल से ऐसे टैलेंट को ज़रूर सामने आना चाहिए, और वो मुल्क का नाम रोशन करे। अच्छा यासिर भाई ये बताएं, हम आजम खान की सिलेक्शन देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर के लिए, आप खुद बैट्समैन हैं, आप खुद बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं, मिडिल ऑर्डर में आजम खान की सिलेक्शन, क्या तमाम मसाइल हल हो जाएंगे पाकिस्तान के? अगला टूर बड़ा टफ है, चाहे कैरिबियन हो, कैरिबियन टीम बहुत टफ टीम है, कैरिबियन टूर आसान कभी नहीं रहा पाकिस्तान के लिए, और इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो ऑफ कोर्स के बड़ी मुश्किल पिचेज हैं, अभी तो आपने हालिया इंडिया और उसका मैच भी देख लिया न्यूजीलैंड का, तो क्या मिडिल ऑर्डर वाला मामला हल हो गया क्या? देखिए इस तरह हल तो एकदम थोड़ी होता है, एकदम मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में ये आजम खान की सिलेक्शन की सबसे मेन वजह ये थी कि वो ही इज़ अ हार्ड हिटर, और इतनी यंग एज में वो बहुत बड़े बड़े छक्के मारता है। दूसरा वो ही सेंसिबल, एट टाइम्स ही टेक्स सिंगल। उसने रन्स नहीं किए, लेकिन हम उसके टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसने उससे पहले अच्छी इनिंग्स खेली है, ठीक है, नो डाउट ही इज़ द सन ऑफ अ ग्रेट क्रिकेटर, और उसको एडवांटेज मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखें ये एक, मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लेयर में, कि वो जब उसकी फैमिली में क्रिकेट हो, तो वो अच्छे से उसको अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गिव हिम अ गो, और उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है, उसने प्रूव किया हुआ है। पीछे उसने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस दी है। और इंग्लैंड की कंडीशंस की जो आप बात कर रहे हो, इंग्लैंड की कंडीशंस वहाँ पे वेदर के साथ चेंज होती है। अगर धूप होगी तो अच्छी कंडीशंस होगी, बादल होंगे तो स्विंग होना शुरू हो जाएगा, तो वो किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड में 3 Ws जो है वो किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं, वेदर, वर्क और वेदर। हाँ तो सही बात है जी ये। अच्छा ये एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी ऐड कर दें, इंग्लिश टूर पे जब हम जा रहे हैं, ओपनिंग में हमारे पास ढेर प्लेयर शामिल हो गए हैं, तो अब ये जो ओपनर्स हैं इनको कैसे खपाएंगे यासिर भाई?
देखें ओपनर्स जो हैं हमारे फ़खर जमान हैं, शर्जील हैं, मेरे ख्याल से बाबर आजम को टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खेलना चाहिए, ओपन ही करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, हम लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए कि हम लोग बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे खेलने वाले आदी हो चुके होते हैं, हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्विंग भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो उनके लिए नॉर्मल होता है। तो जितने टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होंगे ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का ओपन नंबर नहीं है, वन डाउन या वो 4 नंबर का प्लेयर है, लेकिन वो T20 में इसीलिए ओपन करता है कि ऊपर से हमें एक एंड हमारा संभला रहे, और दूसरे एंड से अगर शर्जील को खिलाते हैं फ़खर खेलेगा, और इसके अलावा तो मुझे कोई चौथा ओपनर नजर नहीं आ रहा, 3 तो हैं ही, चौथा कौन है? जी ये बात सही है, बताएं जी, कोई आपको नज़र आ रहा है इस तरह का ऑप्शन? नहीं, वैसे मुझे तो अभी तक हमारे पास ना ओपनर्स के ऑप्शंस हमेशा से बहुत लिमिटेड रहे हैं, शुरू से ही ये मसला तो नहीं, रहा इस है। वक्त तो रिजवान भी है, बाबर भी है, शर्जील भी है, फ़खर जमान भी है, तो अच्छे खासे लेकिन अगर आप करंट फॉर्म पे जाएं ना, ठीक है, क्योंकि फ़खर ने परफॉर्म नहीं किया पीएसएल में, एंड सेम वाज विद शर्जील जो सेकंड लेग हुई है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी रिजवान और बाबर के साथ ही जाना चाहिए। बाबर थोड़ा एंकर रोल प्ले कर देते हैं, रिजवान थोड़ी हिटिंग कर लेते हैं, तो आई थिंक सो दैट कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। शराय साहब देखिए अरसलान, मेरे ख्याल में ये डिबेट अब ख़त्म होनी चाहिए। आप पीएसएल देखें, आपके टॉप 2 कौन है जो रन स्कोरर है? पहली दफ़ा पीएसएल के किसी सीज़न में 500 स्कोर एक प्लेयर ने किए हैं, दूसरे प्लेयर ने भी कर लिए। वो कौन है? वो बाबर आजम और आपके रिजवान है। तो इन दोनों के होते हुए मेरे ख्याल में T20 में तो आपको किसी और की चाहिए नहीं, वो वर्ल्ड कप हो या ये टूर हो। हाँ, 50 ओवर में आप देख सकते हैं कि आप फ़खर जमान को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 50 की वो अच्छी फॉर्म में है और अच्छा खेलता भी है, और एक लंबा स्कोर पीछे साउथ अफ्रीकन टूर पे वो कर चुका है। लेकिन T20 में तो मैं कहूँगा कि ये तो छेड़खानी होगी सीधी सीधी टीम के साथ, अगर आप किसी को ऊपर इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अगर हम इंक्लूजन ना चले, मैं ज़रा थोड़ा इस मैच पे भी बात करूं, फिर हम आगे इस पर भी करते हैं। यासिर भाई, पूरी पीएसएल आपने देखी, कहीं कहीं गलतियां रहती हैं, मुख्तलिफ टीम से होती रहीं। सरफराज बड़ा जेन्युइन कैप्टन भी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या उसका एग्रेशन प्रॉब्लम कर गया इस पूरी पीएसएल में? कुछ थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, या फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके लिए थोड़ी मेंटल रिलैक्सेशन की भी उसको ज़रूरत है? देखिए क्रिकेट में ऐसा होता है अक्सर कैप्टन्स के साथ कि वो जब बहुत ही अच्छा करते तो एक हाई एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, और जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो उसके हर डिसीजन उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उसी फेज से गुजरा। फिर प्लेयर्स की जो सपोर्ट होती है, जिस तरह अब रिजवान कप्तानी कर रहे हैं इस वक्त, तो रिजवान को हर प्लेयर रिस्पॉन्स कर रहा है, जो भी टीम में आ रहा है इंक्लूड हो रहा है, तो वो परफॉर्म कर रहा है। तो इससे कैप्टन का दिल बड़ा होता है, तो वो डिसीजंस भी बड़े अच्छे डिसीजंस लेता है, उसका अक्सर गलत डिसीजन भी अच्छा हो जाता है। सही बात तो है। वो सारी चीजें सारी उसकी पॉजिटिव में जाती है। तो जब आपके लड़के परफॉर्म नहीं करते, तो कप्तान फिर अगर फ्रंट से लीड नहीं करता, सपोज अगर वो ओपनर है या ओपनर जिस तरह रिजवान है, ऊपर नंबर पे जाके वो परफॉर्म करता है, तो एक इंस्पिरेशन बनता है। तो इसने थोड़ी सी गलती की अपने करियर में, सरफराज ने, कि इसने अपने बैटिंग टैलेंट को यूज नहीं किया। ये अगर ओपन करता या ये वन डाउन खेलता इंटरनेशनल में, थोड़ा जिगरा करता, दिल बड़ा करता, क्योंकि एक टाइम में ये ही वॉज वेरी अथॉरिटी थी इसके पास एज ए कैप्टन की, ये अपने आप को प्रमोट कर सकता था। लेकिन ये वही थोड़ा सा पिछले नंबर्स पे ही खेला है, तो उसका ये इससे फिर नुकसान हुआ है। अगर वो अपनी परफॉर्मेंसेस इसकी होती तो वो शायद आज तक कप्तान ही होता पाकिस्तान टीम का। अच्छा ये बताएं यासिर भाई, ये आपने ठीक कहा कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही वो कैप्टेंसी से स्टेप डाउन होना पड़ा, वरना उसकी कैप्टेंसी में हमें किसी को कोई इशू नहीं था, उसे परफॉर्मेंस का बड़ा इशू था। ये बताएं सर, यूनुस खान नहीं होंगे टूर पे पाकिस्तानी टीम के साथ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पाकिस्तानी टीम के लिए? बड़ा प्लेयर है, कुछ सीखने का मौका था नए लड़कों के लिए। देखिए यूनुस भाई तो टीम के साथ ही थे ना इससे पहले, ये तो नहीं है कि यार यूनुस भाई आए हैं और बस वो थे ही नहीं। यूनुस भाई ने काम किया है, यूनुस भाई का अपना एक तरीक़ेकार है काम का, और वो उनकी जो लड़कों के साथ केमिस्ट्री है, वो ये नहीं है कि वो अगर वो टीम में नहीं है तो लड़का अगर कोई हेल्प चाहे तो वो हेल्प ना करे, वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो बड़ा नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो अगर यूनुस भाई नहीं होंगे तो कोई और होगा, ठीक है,
ऑब्वियसली कोई ऐसा प्लेयर होगा कि जो लड़कों के साथ काम कर सके, तो मे बी इसका कोई शायद इम्पैक्ट उस प्लेयर पे पड़े कि जो यूनिस भाई से मुस्तफीद हो रहा हो उस टाइम पे और इस टाइम पे, और शायद वो अभी वो सामने ना आई हो वो चीज़, तो कोई और होगा, लेट्स सी। चले ठीक है, इस पे और भी नसीम राजपूत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एंकर पर्सन है, आप लोग उन्हें जानते हैं, देखते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिफाइंड जर्नलिस्ट हैं। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले आपका भी प्रोग्राम एंड हुआ और आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया। नसीम भाई अभी आप सुन रहे थे, तमाम दोस्त और यासिर हमीद हमारे साथ हैं। मैं ये बात कर रहा था कि अगर यूनुस खान नहीं भी हैं तो यकीनी तौर पर वो जो बात हो रही थी, यासिर कह रहे थे कि अगर किसी लड़के को कोई सीखने की ज़रूरत होती है तो यूनुस भाई ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन क्या उनका ना होना थोड़ा गलत नहीं है? पीसीबी को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आमिर को मनाने के लिए घर जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूनुस? अरसलान, आपको और यासिर हमीद को, आपके पूरे पैनल को अस्सलाम वालेकुम। और यूनुस खान की आपने बात की, देखिए मेरी इतलात के मुताबिक तो ये मामला 4 से 5 दिन से चल रहे थे और यासिर ने बिल्कुल सही बात की कि यूनुस खान एज ए पाकिस्तानी, एज ए पैट्रियट वो हाजिर होते हैं हर वक्त, जो भी उनसे पूछने के लिए जाएगा वो सिखाने को तैयार है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो फिर जवाब भी आप उसी से लेते हैं। आपके बैटिंग कोच की जिम्मेदारी यूनुस खान के पास है, टीम परफॉर्म करती है या नहीं करती है तो जवाब यूनुस खान ने देना है। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट के पैरोल पे जरूर है लेकिन वो अकेडमी में काम कर रहे हैं और आप ऑलरेडी देखें कि यूनुस खान बताने वाले यहाँ पर मौजूद है, मिसबाउल और हेड कोच हैं बताने वाले, तो आप एक वक्त में एक बैट्समैन को कितने लोग बताएंगे? सही बात है। आप वो कि तुम्हारी टेक्निक में ये फॉल्ट है तो पाँव ऐसे ले जाओ, तुम बैट ऐसे ले जाओ, तो फायदा नहीं पहुंचेगा। ये एक कोच को भी बहुत काम करना पड़ता है। अगर यूनुस खान को यहाँ पर एतराज था, मेरे ख्याल में ये गलत नहीं था, लेकिन एतराज का मकसद ये नहीं होता कि इख्तलाफात को इतना ज्यादा बढ़ा लो कि वो फिर आपके ताल्लुकात जो है वो खत्म होने की नौयत पे आ जाएं। कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन यूनुस खान एक उसूली आदमी है, उसूल पे समझौता नहीं करते। और ये देखें, मैं भी आपको बताऊं असलान, यूनुस खान आपने देखा होगा जब भी मैचेस में कैमरा उन पर जाता था वो बैठ के कुछ ना कुछ लिख रहे होते थे। जिम्बाब्वे के बैटिंग चल रही है फिर भी वो लिख रहे होते थे जिम्बाब्वे के बैट्समैनों की कारकर्दगी। और उस वक्त एक चीज समझ में आती थी कि कोई एक नई किताब लिखी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, कि जब वो खुलेगी तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। क्योंकि हमने इन कोचेस को ये जो टीम मैनेजमेंट है, कभी आप बहुत शाज़ और नादिरी होगा कि ये तीनों किसी एक जगह पे साथ बैठे हो, वकार, मिसबा और यूनुस खान। कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है। तो जाहिर एंड ऑफ द डे जो अक्कासी कर रहा था कैमरा ड्रेसिंग रूम को दिखाते हुए, उसी का रिजल्ट सामने आ गया। लेकिन अब जब ये किताब खुलेगी जो वो लिख रहे थे तो फिर हम मीडिया वालों के लिए बहुत मवाद मिलेगा। यार आपने नसीम भाई बड़ा सही आपने पॉइंट आउट किया। अब तो हमेशा ही बहुत नई नई चीज़ें हमें पॉइंट आउट भी कर देते हैं। मैं ज़रा सैरिस इस पर आपका भी कमेंट चाहूँगा। जाहिर है बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अकेला प्लेयर है जिसने 10,000 रन टेस्ट में किए हैं। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वो बहुत पुराना मसला है। चाहे वो कोचिंग कोर्स कर रहे हो तो उनको कमरा ना मिलने का वो मामला, या फिर 2006 में कैप्टनसी छोड़ने का मामला हो। यूनुस खान का असूली मौक़िफ़ कभी भी और उसका पीछे नहीं हटा। तो लेकिन जाहिर है पीसीबी को चीज़ें देखना तो होंगी। अब यूनुस खान के स्टेटस पे जो प्लेयर हो उसको, मुझे सुनने में आ रहा है कि यूसुफ शायद टेम्प्रेरी तौर पे कैरिबियन वाले टूर पे अवेलेबल हो, इंग्लैंड पे तो कोई नहीं। बिल्कुल, उन्होंने अपना लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया। यस बॉस, ये तो आप हमें बताएंगे ना अंदर की बातें। क्या कहती हैं सैरिस? तो यूनुस खान का ना होना है थोड़ा मुश्किल मामला? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखें यूनुस खान वाज वन ऑफ द प्राइम प्लेयर्स जो कि इंग्लैंड की पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी जो पाकिस्तान के टेस्ट वगैरह सेव किए हैं। यूनुस खान और यूसुफ थे, वो इंग्लैंड में जाके उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था। और बात आपकी भी सही है कि कैरेबियन टूर कभी आसान नहीं होता। पाकिस्तान तो हमेशा ही बड़ी बड़ी टीम से जीत जाता है लेकिन वेस्ट इंडीज़ से हार जाता है, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ में हराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड कप 2007 याद आ जाता है मुझे इससे। तो मैं तो यही कहूँगी कि इट इज़ अ ड्रॉबैक फॉर पाकिस्तान। अच्छा यासिर भाई, लास्ट क्वेश्चन, आपके पास वक्त की कमी थी, मुझे पता है आपने जाना है, बहुत आपने टाइम निकाला हमारे लिए, शुक्रिया सर। लास्ट क्वेश्चन ये है, किसे देख रहे हैं आज जीतता हुआ, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? यार मैच तो स्टार्ट तो अच्छा ले गए पेशावर ज़ल्मी, 2 ओवरों में 18 हो गया। तो लेट्स सी कि अभी तक जज़ई का खाता नहीं खुला, तो मैंने तो सारे मेरे कार्ड, मैं तो सारे जो है मेरा
मैं तो जज़ई पे ही इस टारगेट को अगर जज़ई ने इतना ज़्यादा अपना इम्पैक्ट बना दिया है कि अब सारी नज़रें जज़ई पे ही जा रही है। हालांकि 20 रनों के 20 रन कामरान अकमल ने किए हुए हैं, जज़ई का एक रन भी नहीं है। बट अगर जज़ई का बल्ला खुलता है, अगर जज़ई का बल्ला खुलता है तो फिर तो पेशावर ज़ल्मी के लिए टारगेट ये इसको चेस कर लेंगे। और अगर जज़ई जल्दी आउट होता है मेरे ख्याल से, तो फिर जो है मिडल ऑर्डर का इम्तिहान है। जो रथरफोर्ड है वो भी बहुत खतरनाक प्लेयर है, इनके पॉवल बहुत खतरनाक प्लेयर है, शुएब मलिक वी ऑल नो कि इज अ फिनिशर। तो मैच अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया यासिर अमीर, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेटर और बड़े रिफाइंड क्रिकेटर, वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपका अब तक के लिए शुक्रिया। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद है। मैं ज़रा शिराज साहब पहले आपसे एक कमेंट, फिर नसीम भाई के पास ज़रा ये जो मामला हुआ है ना उसकी वजह से जाऊँगा। पहले तो आप बताएं, ये क्या बीच पे जाके लोगों से मिलना शुरू कर दिया? पहली PSL भी इन्हीं वजह से ख़राब हुई थी। देखिए, नसीम भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि यूनुस खान वो बड़े सीनियर बंदे हैं और उन्हें एक एक चीज़ का इल्म होता है। उनकी भी अपनी चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं जो उन्हें खबर हाँ, ये बात पहुंचाती सही है। तो बड़ी खूबसूरत बात की कि वो अपने असूलों पे समझौता नहीं करता, और पाकिस्तान क्रिकेट में वो बंदा नहीं चल सकता जो असूलों पे समझौता ना करता हो। यहाँ पे आपको नीचे गिरना भी पड़ता है और उठना भी पड़ता है। लेकिन मैं यानी इस बात पे कंग्रेचुलेट करूंगा कि इतनी बड़ी चीज़ को उसने ऐसे टांग मार के निकल गया कि नहीं, अगर मेरी मुताबिक नहीं होगा तो बिल्कुल। अब जहां तक आपने दूसरा सवाल क्या किया था सर, ये जो उमैद आसिफ और हैदर अली, देखें हैदर अली का जो, यानी मैं पिछले जब आपके साथ परसों बैठा हुआ था तो मैं कह रहा था कि उसका जो फोकस है ना वो क्रिकेट नहीं रहा। जब तक उसका फोकस क्रिकेट नहीं रहेगा तब तक वो आगे नहीं चल सकता। और वो चीज़ें आप देखें कि वहाँ पे जो मुझे ज़राए ने बताया कि वो जो मुलाकात हुई है जिसकी वजह से सारे इशू बने हैं, वो भी कोई प्लाट के हवाले से थी और वहाँ पे घर के हवाले से थी। जब तक ज़मीनों में इंटरेस्ट लेता रहेगा, वो मैंने पहले भी कहा अहमद शहजाद की तरह वो गाड़ियों में इंटरेस्ट लेता था तो तब तक ये मसले चलते रहेंगे। हमें बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और हम ही नहीं पूरी दुनिया पढ़ती है। और फिर स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे क्रिकेट के हवाले से ICC भी उन्हें पढ़ती है और उनके हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जब वो लिखते हैं। कमर अहमद साहब बहुत बड़ा नाम, और हकीकी मानों में अगर मैं कहूँ तो तमाम हम जो जूनियर्स हैं हमारे उस्तादों में से, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारी खुशकिस्मती है। कमर साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर, वेलकम सर जी, ये जो आज सब कुछ हुआ है हैदर अली वाला वाकया, मैं पहले इस पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। आप नहीं समझते बदकिस्मती है, नए लड़कों को इतने बड़े चांसेस मिल रहे हैं और वो अपने चांसेस छोटी छोटी बेवकूफ़ियों से ज़ाया कर रहे हैं। उम्मीद तो नहीं था टीम में, लेकिन हैदर अली पाकिस्तानी टीम में जा रहा था, कितनी बड़ी बात है उसके लिए कि परफॉर्म भी नहीं कर रहा, फिर भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है। देखिए, ये यंगस्टर्स जो होते हैं खासकर, और जो अपना करियर बनाने के दौराहे पर खड़े होते हैं, उनको बहुत ही एहतियात करना चाहिए। और जो भी डिसिप्लिन के कोड एंड कंडक्ट वगैरह है उनको फॉलो करना चाहिए। जो SOP जो भी कायम की गई है उनके लिए अबू धाबी में, उसको उन्होंने वायलेट किया और जिसकी वजह से उनको ये टीम से बाहर हो गए और सस्पेंड भी कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, ये जो PSL पाकिस्तान में हो रहा था और अबैंडन किया गया सिर्फ इसी वजह से कि लोगों ने वायलेशन की SOPs की, और उस वजह से ये सस्पेंड हो गया था टूर्नामेंट PSL 6 यहाँ पर, और इसको अबू धाबी शिफ्ट किया गया। अब ये जो हैदर अली के साथ और उसके साथी के साथ जो भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एहतियात करनी चाहिए दूसरे खिलाड़ियों को भी कभी दूसरे सीरीज में। नसीम भाई, आपका व्यू इसलिए इस पे लूंगा कि आपने इस पे प्रोग्राम भी किया, और मुझे याद है भी कुछ दिन पहले वसीम अकरम आपके प्रोग्राम में थे, मोहम्मद आमिर पे भी थोड़ी सी बात हुई। ये बताएं दो चीज़ें, एक तो ये नसीम भाई कि ये जो मामला हुआ बदकिस्मती है, और मुझे लगता था कि वैसे ही शायद वेट कर रहे थे PCB वाले कि कोई गलती करे हैदर तो शोएब मकसूद या शोएब मलिक को इन कर दे। देखिए, शोएब मकसूद को तो इन होना चाहिए था। शोएब मकसूद ने जिस अंदाज से बैटिंग की है, 3 नंबर पे आके बैटिंग की है, हम अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग देख रहे हैं तो मसाइल से 2-4 दिखाई दे रही है। मिडिल ऑर्डर में ना तो रिजवान खेलने को तैयार है, ना बाबर आजम खेलने को तैयार है। हमारी अगर दूसरी लफ्जों में हम ये कहें कि हम ओपनर अगर शर्जील को रखते हैं, फखर को रखते हैं, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या रही। हम फंसे हुए हैं हर तरफ से कि हम 6 ओवर का पावर प्ले कैसे यूटिलाइज करेंगे। आज भी आप देखें, रिजवान 30 गेंदों पे 30 रन,
बाबर आजम 40 गेंदों पे 54 रन, ये वाली बैटिंग तो आप टॉप ऑर्डर से दरकार नहीं होगी। देखिए उस्मान ख्वाजा का कहीं भी करीब भी नाम दिखाई नहीं देता ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में, लेकिन वो सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग नॉक होती है, और साथ में दूसरे बैट्समैन किस तरह खेल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये जो दोनों स्लॉट, मैं फिर कह रहा हूँ आज हमारा PSL खत्म हो जाएगा, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि रिजवान और बाबर का ओपनिंग पेयर बहुत परफॉर्म करके आ रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन यार ये परफॉर्मेंस वो नहीं है कि जो आपको दरकार होगी। अभी हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा बहुत सारी चीजों का जब हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ये पेयर अब 100 के स्ट्राइक रेट से यानी कि तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट से आगाज देता है, पहले 6 ओवर का फायदा उठाते हैं, 140 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं ये दोनों मिलके, और आगाज हमें ऐसा मिलता है तो वो बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी लफ्जों में ये कहना चाहिए दुनिया की सारी टीमें ओपनर उनके पास अच्छे पावर हिटर हैं जो पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक चीज नसीम भाई, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रांग है, और मैंने इस पे एक बार प्रोग्राम में, आप नहीं थे तो उसमें भी मैंने बात की थी, आप ही का नाम लेके, कि ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त करते हैं कि इस स्ट्राइक रेट के साथ हम वर्ल्ड कप में उतरेंगे तो वहां तो एक से एक बड़ी टीम बैठी। सर जरा मोहम्मद आमिर वाला थोड़ा सा एक चाहूंगा कि वसीम अकरम उनकी बड़ी हिमायत भी कर रहे हैं, वसीम खान उनके घर भी चले गए और वसीम अकरम की हिमायत की वजह से गए होंगे यकीनन, लेकिन सर परफॉर्मेंस नहीं है मोहम्मद आमिर की। देखिए मोहम्मद आमिर आखिरी के अगर आप 2-3 मैचेस देखेंगे तो मोहम्मद आमिर ने बहुत जगह पे गेंदें की थी, कहीं ना कहीं वो रन रोकने में कामयाब हुए, विकेट वो नहीं ले सके, आउट उनसे नहीं हुए लेकिन आखिर में कोई रिदम आया। असलान एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं होते, जब आप ठीक है अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस कर ली, कोई नेट पे बैट्समैन खड़े कर लिए, इवेंट से पहले खुद को तैयार कर लिया, और एक आपकी तैयारी होती है जब आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिल्कुल वहां पे परफेक्ट ट्रेनर होता है, वहां पे कोचिंग का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ होता है, सामने बैट्समैन तगड़े खड़े होते हैं जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं उस ट्रेनिंग की बात कह रहा हूँ, तो आमिर उसमें नहीं थे, वो दिखाई दिया इब्तिदाई मैचेस में, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आखिरी के अगर उनके 2-3 मैचेस देखेंगे तो क्रूशल मौके पे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें करके कराची किंग्स की फतह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन आपकी बात सही है, वो आपकी मार्क नहीं है। इससे अग्री मैं नसीम भाई, इससे अग्री हूं कि जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते, नेशनल एकेडमी भी नहीं जा पा रहे होते। सैरिश मैं चाहूंगा आप भी जरा इस पे कमेंट करें मोहम्मद आमिर वाले मामले पे, कि हम बहुत अरसे से उनकी बात भी कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है एक नाकिस राय है कि परफॉर्मेंस के लिए मार्जिन उनके लिए बहुत हाई था। अगर उन्हें टीम में आना था वो सब बातें करके कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि मोहम्मद आमिर एक तरफ ये बात कर रहे थे, ठीक है, तो अभी PSL उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को मनवाने के लिए, उसके बाद अगर वो ये बातें करते तो काफ़ी अच्छे भी लगते थे, लेकिन ये है कि इकनॉमिकल तो वो हो गए थे एंड पे आके, कोई 1-2 मैचेस उन्होंने एंड के 1-2 ओवर ठीक करा लिए थे, लेकिन ओवरऑल उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही। अगर आप बाकी बॉलर्स को चेक करें, ठीक है, दहानी थे, शाहीन अफरीदी रहे हैं, ठीक है, बाकी जो बॉलर्स पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं मोहम्मद आमिर से, तो मोहम्मद आमिर के लिए जो क्राइटेरिया सेट हो गया बहुत हाई है, और मोहम्मद आमिर को इस परफॉर्मेंस के साथ वो बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्या कहते हैं सिराज साहब, आप तो वैसे ही बड़े नाकिद हैं मोहम्मद आमिर के। नहीं, नाकिद होना, देखें कोई परफॉर्म करेगा तो हम कौन होते हैं, वो सुनने वाले देखने वाले कहेंगे कि पागल है, कि फिर भी आप ये देखें कि आप मोहम्मद आमिर को ला के, मुझे बड़े सीनियर हैं हमारे राजपूत साहब, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा ना कि आप उसके 2-3 ओवर तो वो तो देख रहे हैं जो आखिरी मैचेस में उसने रन रोक लिया, और ख़ुद ही कह रहे हैं कि उस की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो होनी चाहिए थी। इन यंगस्टर्स का क्या कसूर है, आकिब का क्या कसूर है, धानी का क्या कसूर है, आप मुझे ये बताएं ना। अगर आप उसे लाना चाह रहे हैं तो फिर जगह तो इन्हीं की मारे जाएगी ना। वो वसीम जूनियर बड़ा अच्छा खेल रहा है, इनका क्या कसूर है, कब तक ये परफॉर्म करते रहेंगे और हम इन्हें ऊपर नहीं लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में आप धानी के देखें 140 प्लस पे जा रहे हैं, और आप आमिर की पेस देख लें। आमिर को अभी अगर आना है, ना सिर्फ उसने परफॉर्मेंस बेहतर करनी है बल्कि उसने अपनी पेस भी वापस लेके आनी है, उससे तो पेस भी खो गई है। तो मेरे ख्याल में यानी वो तो बड़े सीनियर हैं, राजपूत साहब की मैं बात नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि लाबी से हट के
हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा और है परफॉर्मेंस और उसके बाद ये बात परफॉर्मेंस आपकी लेके मैं इससे जानी एग्री होगी। करता हूं। कमर साहब सर आप मौजूद नहीं थे तो जरा यूनुस खान वाली डिस्कशन हो गई, मैं चाहूंगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे दे लें, फिर आगे थोड़ा सा मैच पर भी आपसे बात करूंगा। आज का मैच अच्छा हो रहा है, फाइनल है और फाइनल में 200 रन कर दिए हैं, पहली बार ही मैं देख रहा हूँ पीएसएल में, तो ये बड़ी बात है। सर पहले जरा यूनुस खान वाले मामले पर पीसीबी की मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आती कि मैं ही ऐसा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती, या फिर आप सीनियर्स भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें भी समझ नहीं आती। देखिए, बात असल ये है कि यूनुस खान एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं, 10,000 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने 10,000 नहीं बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए कि उनके मिजाज और उनकी नफ्सियात को समझना चाहिए कि वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं किसी की एज ए कोच। और ये डिफरेंसेस जो पैदा हुए हैं और जो ही वॉकड आउट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ए कोच के, जाहिर है कि उनके इख्तलाफात हो गए थे। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है मोहम्मद यूसुफ से, जो कि वहां पर कोच है पाकिस्तान में। अभी नसीम भाई ने थोड़ी देर पहले बताया भी कमर साहब सेम बातें। जी हाँ, वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि यूनुस खान के लिए ये कोई पहला वाकया नहीं है कि वो अपॉइंट हुए। कई दफा उन्होंने मना भी किया कि वो नहीं चाहते हैं किसी किस्म की पोस्ट, लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उनको फुल हैंड देना चाहिए जो भी उनको असाइनमेंट दिया गया है एज ए पाकिस्तान बैटिंग कोच। तो जाहिर है कि कोई सेकंड मैन या थर्ड मैन इंटरफेरेंस करेगा, मदाखलत करेगा, तो ये बात न सिर्फ यूनुस खान को, मैं भी अगर कोच हूँगा तो मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी। ये बात दुरुस्त है। अच्छा कमर साहब सर फाइनल पे थोड़ी सी बात भी और क्रिकेट पर भी कर रहा हूँ आपसे, ये बताएं सर 200 और प्लस रन किए हैं मुल्तान ने, आप समझते हैं मजबूत पोजीशन में है मुल्तान? और मुल्तान की बॉलिंग लाइन जरा डिफरेंट है दूसरी बॉलिंग लाइन से कि चेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सुहेल तनवीर एक्सपीरियंस हैं, इमरान ताहिर एक्सपीरियंस हैं, धानी बड़ी फॉर्म में है। देखिए, T20 के खेल में कोई भी टीम जो बैटिंग कर रही हो और 160, 70, 75 रन बना ले तो जो ये बड़ा चैलेंजिंग टारगेट होता है। 8 रन से लेके 10 रन का टारगेट चेज करने के लिए मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। पेशावर ज़ालमी को बहुत ही सख्त मेहनत करनी पड़ेगी इस टारगेट को चेज करने के लिए। पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान का पल्ला बहुत भारी है इस मैच में इस वक्त। नसीम भाई आप भी यही समझते हैं मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है? मैं खासतौर पे उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो सुहेल तनवीर ने जैसे अपने लास्ट मैच में अपना एक्सपीरियंस यूज किया तो मुझे लगा कि सुहेल तनवीर भी जाहिर एक्सपीरियंस है और बड़े मैच का खिलाड़ी है। बिल्कुल, सुहेल तनवीर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी हमारे जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं नाम असल में मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो सुन नहीं सका था। सर कमर अहमद साहब है, कमर अहमद साहब। कमर भाई को तो अस्सलाम वालेकुम। अभी उनसे पहले जो आपके शो में मौजूद थे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं अगर आमिर की बात कर रहा था ना, इसीलिए कर रहा था जो आप अभी सुहेल तनवीर की बात कर रहे हैं। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे आप नसीम शाह देख लें, आप हारिस रऊफ देख लें, आप हसनैन देख लें, ये पाकिस्तान टीम के साथ काफी अरसे से चल रहे हैं। लेकिन इस पीएसएल में देख लें इनकी परफॉर्मेंस का मेयार क्या था। लेकिन जब ये पीएसएल पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे, ये भी धानी की तरह थे, ये भी वसीम जूनियर की तरह थे जब ये टीम में आए थे। मेरा कहने का मकसद है, अगर आप वर्ल्ड T20 खेलने जा रहे हैं तो लग रहा है कि या तो वकार से ग्रूम नहीं हो पा रहे प्लेयर्स, या फिर हमारे प्लेयर्स शायद सीखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में एक्सपीरियंस हमें काउंट करेगा इंडिया की उमरात की सरजमीन पे, जहां पे भी वर्ल्ड T20 होता है, और वहां हमें काउंट करेगा एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि धानी जाने के बाद, टीम में जाने के बाद हसनैन नहीं बन जाएंगे या हारिस रऊफ नहीं बन जाएंगे या नसीम शाह नहीं बन जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक सवाल है। देखें, शोएब मकसूद से पहले हमने बहुत खिलाड़ियों को तैयार किया, लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? डोमेस्टिक में आसिफ अली के रन उठा के देखें, इफ्तिखार के रन उठा के देखें, लेकिन जब ये गए थे पाकिस्तान टीम में तो इनसे परफॉर्म नहीं हुआ। दानिश अजीज को देखें, परफॉर्म नहीं हुआ। देखें, हमें कहीं ना कहीं हमारे थिंक टैंक को अपने ड्रेसिंग रूम की जानिब भी देखना पड़ेगा कि यार आया वहां तो फॉल्ट नहीं है, यहाँ परफॉर्म करके जाने वाला है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। वरना दूसरे लफ्जों में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना खराब है कि वो जब हमारा प्लेयर जाता है वो वहां पे सह नहीं पाता। ऐसा नहीं है यार, हमारी क्रिकेट बहुत तगड़ी रही है। आपने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा। और आप खैर अभी आपका प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा है, आज पीएसएल का फाइनल है,
तो इन बातों से हटके हम बात करते हैं तो शोएब मकसूद अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे। और दूसरी चीज मुल्तान सुल्तान के बारे में यार मैंने 5 दिन पहले 6 दिन पहले ट्वीट किया था जी हाँ, कि ये नया चैंपियन है। तो बिल्कुल। आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान बिकम द न्यू चैंपियन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। वाह 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 वाह, ले जी शिराजी साहब, अरसलान शिराजी साहब, मुझे भी यही लगता था कि आज न्यू चैंपियन हो सकता है। बिल्कुल राजपूत साहब की बात ठीक है, जिस तरह वो आ रहे थे। और मैं आज क्योंकि फाइनल था तो आज ये मेरे ख्याल में छठा प्रोग्राम है मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले 3 यानी आप शोज पक्के हो गए कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। और अगर इतने सीनियर बंदा कह रहा है तो मुझे तो खुशी है कि उसका और मेरा ओपिनियन सेम है। वाह जी वाह। सैरिश क्या कहती हैं? और थोड़ा सा एनालिसिस भी कि मुल्तान सुल्तान के स्कोर के बाद जो रन रोकने की एक ख़ास एबिलिटी है, तो समझती हैं हो सकता है मुश्किल थोड़ा सा पेशावर के लिए, चूँकि पेशावर को इमरान ताहिर जैसा बॉलर अभी तक फेस करने को उस तरह से नहीं मिला चेज़ वाले मामले में। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ ही ये है कि उनके पास जो है ना ग्रेट्स हैं, जिस तरह सोहेल तनवीर है, आप उन्हें देखें पहले जैसे वो खेलते थे और अभी तक वो लगता ही नहीं है कि वो रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल उनका वैसे एक्सपीरियंस है और वो पिछले मैच में नज़र भी आया है। इमरान ताहिर अगेन वो भी अनप्लेबल हो जाते हैं एट टाइम्स, और पेशावर ने अभी तक ऐसे उनको फेस नहीं किया और वो काफ़ी उनके लिए हर्डल बन सकते हैं। उसके बाद दहानी है हमारे पास, और इवन इमरान जो उनकी टीम में खेल रहे हैं वो भी पिछले काफ़ी मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, उन्होंने काफ़ी विकेट्स लिए हैं। हजरतुल्लाह ने ले अपना सर आउट हो गए, आउट भी हो गए, गए। सर छक्का मारा, उन्होंने खाता खोला 5वें ओवर में और जजई आउट हो गए। कमर साहब, सर पहला नुकसान तो हो गया और जिस पर पूरी टीम को उम्मीद थी वो चिराग तो बुझ गया जजई। क्या बहुत ही फॉर्म में बैट्समैन थे जजई, लेकिन इनके आउट होने से जाहिर है कि इनके चांसेस पेशावर जालमी के और भी थोड़े कम हो जाएंगे। और ये 200 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है किसी भी टीम के लिए। 10 रन के एवरेज से रन बनाना मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, आई डोंट थिंक के पेशावर जालमी विल गेट देयर। कमर साहब, नसीम भाई ने एक बात कही, मैं चाहूँगा इस पर आप भी कमेंट करें। क्या हमारे वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, जब वो इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, ज़ाहिर इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड और गेम प्लेइंग बहुत अलग है, आपने तो ग्राउंड हर किस्म के ग्राउंड को कवर किया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ जाकर परफॉर्मेंस अलग होती है, डोमेस्टिक में बिल्कुल डिफरेंट होती है? देखिए, ये PSL जो है ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड खिलाड़ियों का है वो 120 बॉलों के गेम में यानी T20 के मैच में वो उस तरह का नहीं होता जो कि 50 ओवर के खेल या टेस्ट मैच में होता है। और बाहर के सरजमीन पे कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, पिचेस डिफरेंट होती हैं और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के अपोजिशन बॉलर और बैट्समैन होते हैं। तो जाहिर है कि आप देखिए जैसे सोहेब मकसूद हैं और ये आसिफ अली हैं और उसके इफ्तिखार हैं, ये सारे के सारे ये T20 में चलो चल जाते हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल सतह पे खेलने आते हैं बड़े बड़े बॉलरों के सामने या हमारा बैट्समैन जो PSL में बहुत ही कामयाब हो रहा हो और वो जब इंटरनेशनल बॉलर के सामने आता है तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो मैं समझता हूँ डोंट जज एनीबॉडी ऑन T20 परफॉर्मेंस। ठीक है नसीम भाई, ये बताएं सर, आपने डेथ ओवर्स देखे हैं, बड़े बड़े बॉलर्स की पिटाई हो रही है यहाँ पर UAE में क्योंकि वो ड्यू फैक्टर है। आप समझते हैं अगर वर्ल्ड कप यहाँ होने जा रहा है तो हमें ये बहुत ज़्यादा सोच रखनी पड़ेगी कि कौन से वो बॉलर्स हैं जो डेथ ओवर्स को कंट्रोल कर सकें? देखिए, डेथ ओवर्स को कंट्रोल करना तो वैसे भी स्पेशलिस्ट बॉलर हमें जरूर देखने चाहिए, लेकिन मौसम मुख्तलिफ होगा फिलहाल जब वर्ल्ड T20 खेला जाएगा। इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, जरा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी उस वक्त में, तो डेथ ओवर यहाँ से थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। गेम थोड़ा ग्रिप भी कर रहे होंगे, ग्रिप नहीं कर पा रहे, लेकिन स्पेशल बॉलर बहुत जरूरी है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, हमें सोहेल तनवीर को भी कॉल्ड ऑफ नहीं करना चाहिए। ये बहुत उन्होंने पूरा इवेंट उठा के देखिए अगर अभी आप बॉलिंग उठा के देखेंगे ना पाकिस्तान की सच्चाई से, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो जरा इरफान की परफॉर्मेंस देखिएगा, बिल्कुल आपको अंदाजा होगा कि इरफान कितने इकोनॉमिकल रहे हैं। हर मैच में वो 30 से अंदर तकरीबन उन्होंने रन दिए। और अच्छा नसीम भाई, वो स्विंग भी कर रहा है, बॉल भी स्विंग हो रही है इरफान की, स्विंग भी हो रही है। आप फिर तनवीर को देखें, वो कितनी जबरदस्त गेम कर रहे हैं। आप जब आप इनके साथ कंपेयर करेंगे ना, धानी के साथ और दीगर के साथ, धानी यंगस्टर है तो ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन आपको उनकी कारकर्दगी से कम नहीं लगेगी। अच्छा, मैं नसीम भाई आप हजरात से मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि जो हारिस रऊफ है वो बड़ा एक्सपेंसिव रहा है डेथ ओवर्स में और वो हमारा परमानेंट मेंबर है।
देखिए हसनैन और हारिस दोनों का ये हाल है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये हमारे वो प्रोडक्ट थे जो 150 की स्पीड के दस्तयाब हुए थे, बड़ा शोर मचा था मुल्क में। 3 ऐसे बॉलर आ गए, 150 की रफ्तार है, उम्र भी है, और ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे। क्या किया भाई इन्होंने? ये बात सही है। मेरा सवाल है कि भाई क्या किया? अब तक कोई टेस्ट के बॉलर नहीं बढ़ सके, कोई टीम इतना कैरी कर रही है किसी बॉलर को, और हसनैन और रऊफ के बारे में कहा जाए ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर ही नहीं है, तो भाई हम किस प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है सर, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है कि हम लोग अगर बॉलर्स को खिला ही ना पाए टेस्ट में, जो कि क्लासिक क्रिकेट है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं शिराजी साहब? किस प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है इन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो इकोनॉमी रेट के बाद एक आधा मैच छोड़कर हसन अली बड़ी शानदार परफॉर्मेंस के साथ। नसीम भाई ने बड़ी खूबसूरत इससे पहले बात की थी कि हुआ क्या। हमें ये देखना होगा कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट जब जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे जाके ऐसा क्या होता है कि बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाते हैं, उनकी पेस भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो जो वैराइटीज़ कर रहे होते हैं, जो वो बॉल कट लगा रहे होते हैं, वो क्या जाता है। तो मेरे ख्याल में फिर जो टीम मैनेजमेंट है और वहाँ पे जो हमारे वक़ार यूनुस साहब बैठे हैं, ठीक है हमारे दोस्त यारों में से हैं, लेकिन फिर देखना चाहिए कि वहाँ पे चेंजिंग ला के देखे में भी चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है, हर वर्ल्ड कप से पहले और बाद में हम यही रोना रोते हैं, और फिर अगला वर्ल्ड कप आता है तो फिर भी वही रोना रो रहे होते हैं। चले एक जनाब लास्ट कमेंट, कमर साहब आपके लिए कौन विनर होगा सर आज का? समझता हूँ कि जिस तरह का टारगेट फेस कर रही है पेशावर ज़ालमी, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और मुल्तान सुल्तान कुड बी द विनर। और मैं समझता हूँ कि ये 200 रन का टारगेट फेस करना बहुत मुश्किल काम होगा। जबरदस्त। नसीम भाई कौन विनर हो सकता है आपके लिए? भाई मैं तो कई मरतबा बोल चुका हूँ और मैंने अभी तक पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग देखी नहीं है। आप यकीन माने मैं रास्ते में था शो करने के बाद, और पूरी गाड़ी में आपके साथ सर इसके लिए तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूं, आप अपने शो से निकले हैं और हमें टाइम दिया। कुछ लोगों की बात शायद प्रॉपर तौर पे सुन नहीं सका, लेकिन बहुत मजा आया डिस्कशन में, और मुल्तान सुल्तान जीतेगा यार। कामरान अकमल आउट हो गया नसीम भाई, मुझे लगता है आपकी बात दुरुस्त होने जा रही है। सैरिश मुल्तान सुल्तान इजीली जीत जाएगा। हम तो नसीम राजपूत साहब और बाकी अपने सीनियर कमर अहमद साहब के साथ ही जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब का भी बहुत शुक्रिया, सैरिश आपका भी बहुत शुक्रिया, अरसलान शिराजी आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, PSL की टोटल ट्रांसमिशन आपके साथ रहे, और टोटल ट्रांसमिशन में एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा रहा, और वो था उस तलाश की जो कि दागों के चैंपियन की तलाश थी। चूंकि एक तरफ लीग्स और लीग्स की गहमा गहमी, आज है फाइनल, तो आज तलाश करेंगे फाइनल का दागों का चैंपियन कौन है। हल्की सी मिसफील्डिंग, उसको कहूं क्रीज में डीप खड़े होते हैं, कभी आगे खड़े होते हैं, इसी वजह से अपनी लेंथ बनाते हैं। अच्छा स्लोअर बॉल, वो आपका पॉइंट के ऊपर से खेला इसको, ये लग रहा है कि मामला थोड़ा खराब है पेशावर के लिए। यहाँ पे स्लाइड करना खतरे से खाली नहीं है इस क्रिकेट ग्राउंड में, क्योंकि जो बेस है वो नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। PSL की ट्रांसमिशन लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रखा। दुआगो हैं आज जो भी जीते बस पाकिस्तान जीते। अपना ख्याल रखिएगा।